हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोग का चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नवंबर 3 2021 का बिजनेस लाइन में से क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखने वाले हैं। और वीडियो के पहले ही मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई है जो कि यूनिक है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं आरबीआई रिलेटेड। और आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ तो काफ़ी एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड तक देखना, स्किप मत करना आज का वीडियो, वरना आपको ट्रबल फेस करना पड़ सकता है। काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से आने वाले एग्जाम्स पे। दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले यार, कल वाले वीडियो पे अपने जो व्यूज आते हैं उनके आधे ही व्यू आए हैं, जो बिजनेस लाइन का डेली करंट अफेयर्स वीडियो द हिंदू का। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अभी फेस्टिवल है लेकिन देखो एग्जाम्स भी लाइंड अप है, एसबीआई पीओ IBPS। तो आप तैयारी करो। आप जो फेस्टिवल है, त्यौहार सिर्फ और सिर्फ मतलब एक दिन के लिए मनाओ, वापस से तैयारी में जुट जाइए फिर, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करके फिर आराम से अपने मन इच्छा के अनुसार फेस्टिवल मना सके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ समझा दिया कि आपको प्रिपरेशंस कंटिन्यू बेस पे रखनी है। देखो आप सभी को पता है, रिसेंटली कमेंट्री चल रहा है, COP26 क्लाइमेट समिट चल रहा है। तो उसके अराउंड कल जो पंच अमृत इंडिया ने 5 अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो मैंने NDCs वो देख लेना। उसके अलावा अगर बात करें तो मैंने बताया आपको फॉरेन सेक्रेटरी चर्चा में अभी कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी। अब इन्होंने बेसिकली जो की यहाँ पे जो अलग एडिशनल बातें हैं वो अपन देखने वाले हैं। यहाँ पहले तो कुछ वर्ल्ड लीडर्स को मेंशन किया गया है जिनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग करा है। तो सबसे पहले तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देब्बा, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमायर जेलेंस्की, इजरायली PM नफ्ताली बेनेट, और अपने हर्षवर्धन श्रृंगला जी फॉरेन सेक्रेटरी है। ये तो यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा बात करें तो देखो मैंने एक अपना इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल शेयर किया था। तो उसके तहत स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इनके लिए बेसिकली क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में डिस्कस किया गया था। और साथ में बोला है कि इसरो जो है एक स्पेशल डेटा विंडो बनाएगा बेसिकली, ताकि ये जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो बेसिकली साइक्लोन्स, कोरल रीफ्स जो इम्पैक्ट हो रही है, और ओवरऑल जो कोस्ट लाइन है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए सैटेलाइट्स के थ्रू हेल्प करने वाला इंडिया थ्रू इसरो। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो देखो वापस से वही बोला गया कि जो भी जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, EU मेंबर्स, उन्होंने तो काफ़ी पहले ही पीक कर लिया। तो बेसिकली हम फोकस करेंगे पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर। अब साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि देखो अभी इंडिया का जो पॉपुलेशन है दुनिया का 17% है, लेकिन हमारी इमिशंस तो बहुत 5% ही है। तो इन्होंने बोला कि हम इतना मतलब इमिशंस कम होते हुए हम इतने बड़े अनाउंसमेंट किए हमने, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो उस हिसाब से बाकी देश भी अपने जो कमिटमेंट्स हैं उन पर पूरा बेसिकली खरे उतरे। उसके बाद में अगर आगे अगले न्यूज़ पे चलते हैं, यहाँ पे एक जस्ट मिसलेनियस न्यूज़ कह सकते हैं। जो अमिताभ बच्चन है वो नॉन फंजिबल टोकन ये कलेक्शन है, उसको इन्होंने ऑक्शन किया है। तो नॉन फंजिबल टोकन बेसिकली इनके जो फादर है हरिवंश राय बच्चन जी, मधुशाला नाम का कलेक्शन है। वो पोइम्स इनके जो फादर एक पोइट थे, उन्होंने जो पोइम्स लिखे उनको बेच रहे हैं। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मधुशाला जी। NFT की बात करें तो नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए, क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरीके से भी। आगे बात करें तो मिसलेनियस वैक्सीनेशन के अराउंड मिसलेनियस न्यूज़ है कि जो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वैक्सीनेशन की टर्म्स में इन कंपैरिजन टू ब्रिक्स कंट्रीज दिया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इंडिया की जो पॉपुलेशन है टोटल लगभग 139 करोड़ के आसपास है। अगर ऐसी पॉपुलेशन की बात करें जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है लगभग 23.6% है। और उसके बाद में देखो चाइना की 74% फुल्ली वैक्सीनेटेड, और इस कम से कम 1 डोज जितनी जनता को मिली है वो परसेंटेज दिया है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ पूछी जा सकती है, तो जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। वैक्सीनेशन के अराउंड सो मच कमेंट्री चल रही है, तो पता चला आपको यही पता नहीं कि एज ऑफ एग्जामिनर दे सकता है कि एज ऑफ नवंबर अप्रोक्सीमेट वैक्सीनेशन कितना हुआ है। देखो उसके अलावा यहाँ पे WHO ने बेसिकली एक टारगेट सेट किया है कि हमको 2021 के एंड तक लगभग हर एक देश को 40% जनता को वैक्सीनेट करना है। उसके अलावा मिड 2022 तक 70% जनता को वैक्सीनेट करना है। तो 2 इंपॉर्टेंट टारगेट है WHO के, याद रख लेना। उसके अलावा हम लोग अगर आगे चलते हैं, देखो इसके अलावा पेज नंबर 3 में इतनी सारी न्यूज़ काम की आई है कि मतलब RBI से रिलेटेड ही दो न्यूज़ है, और वो दोनों ही मेगा न्यूज़ है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी न्यूज़ है और नीति आयोग से भी न्यूज़ है। तो देख लेते हैं क्या क्या काम की चीज़ें। सबसे पहले तो नीति आयोग ने बोला कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी इस पर्टिकुलर फिस्कल में 10% की ग्रोथ देखी जा सकती है। यहाँ पे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी ने बोला। इसके पहले बोला कि जो IMF ने जो पहले
रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकाला था उसके तहत बोला था इंडिया अगले 5 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी दुनिया में। उसके अलावा रिसेंटली अगर आप बात करो तो आरबीआई ने पहले 10.5 से 9.5% इसको रिड्यूस किया था ग्रोथ प्रोजेक्शंस को। उसके अलावा आईएमएफ ने भी बोला कि इस फिस्कल में 9.5% ग्रोथ रहेगी इंडिया की। तो उसी की टर्म्स में देख सकते हैं कि नीति आयोग ने बोल दिया अभी 10% रहेगा ग्रोथ। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अभी आपको पता होगा अभी 2022-23 का यूनियन बजट आएगा 1 फेब को। तो उसके अराउंड इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने सजेशन इनवाइट किया है इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, कि जो भी जनता सजेशन देना चाहती है टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, ड्यूटी स्ट्रक्चर, उसके अलावा रेट्स में कुछ करने के लिए, तो आप दे सकते हो। साथ में इन्होंने बोला है कि जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे रिलेटेड मुद्दे इसके अंदर नहीं एग्जामिन किए जाएंगे, क्योंकि जीएसटी के बारे में जो बातें हैं, जो इश्यूज होते हैं, वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है 2017 से, जब 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया है उसके बाद से। उसके अलावा अगर इस हम आर्टिकल में बात करते हैं एनपीएस के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में दिया गया आर्टिकल। बेसिकली जो केयर रेटिंग्स है उन्होंने असेसमेंट किया है, तो इसकी जो फाइंडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने 9 पब्लिक सेक्टर बैंक और 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एनालिसिस किया। अगर सबका कंबाइंड लेते हैं ना, तो इन्होंने बोला कि जो एनपीए है सितंबर एंड पे 2021 पे 6.97 था, ठीक है, 6.97% था सितंबर एंड में जीएनपीए, ग्रोस एनपीए। और अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो हम इन्होंने 9 बैंक्स लिए हैं असेसमेंट में, उनका जीएनपीए 11.52% था। और बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स उनकी बेटर सिचुएशन है, 3.94% था, ठीक है। तो एनपीएस के नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे एक रिसेंट यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले आरबीआई का जून में जो आता है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो उसकी तहत भी दिया गया है कि बेसिकली जो अगर मार्च 21 में 7.48% जो जीएनपीए था, वो मार्च 2022 तक 9.8% हो सकता है। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी तो 11.22% पहुंच सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं, डेटा है, वो इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जो की पैरामीटर्स है बैंकिंग सेक्टर के, लाइक जीएनपीए, नेट एनपीए और उसके अलावा क्रेडिट्स, डिपॉजिट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं दो इसके अंदर आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ है, तो आपको दोनों ही न्यूज़ पता रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली कई प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चंस देखे जाएंगे। जैसे आपको टाइटल से पता चल रहा होगा कि आरबीआई पैनल्स फेवर सेल ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स बाय लेंडर्स एट अर्ली स्टेज, यानी कि जो बेसिकली असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है, जो कि एनपीएस को स्ट्रेस्ड असेट्स को रिजोल्यूशन के लिए बनाई जाती है, एनबीएफसी होता है एआरसी एक तरीके का। तो बोला है कि उनको जितना जल्दी हो सके स्टेज पे उसको बेसिकली उनको सेल अलाउ होना चाहिए, ताकि ऑप्टिमल जो है रिकवरी हो सके, जो यानी कि अच्छे जो जितना मैक्सिमाइज कर सके वसूली को बेसिकली, है ना। उसके अलावा बात करें तो साथ में इन्होंने ये बोला है कि बेसिकली अगर मान लो कोई लेंडर ने एआरसी को ऑफर किया है स्ट्रेस एसेट को, उस केस में अगर 60% बाय वैल्यू लेंडर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में उस एसेट को बाकी के ऊपर बाइंडिंग करो और उसको एआरसी को दे दो, और वो जो प्लान है बेसिकली 60 डेज के अंदर इम्प्लीमेंट करो अप्रूवल होने के बाद में। तो क्विकली बेसिकली रिजोल्यूशन के ऊपर फोकस किया गया है। साथ में इन्होंने बोला कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मूव किया गया है, ताकि जो बेसिकली जो स्ट्रेस्ड असेट्स का जो रिजोल्यूशन है क्विक हो सके। इसके अलावा तो इसमें यही बातें काम की थी। अब नया जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, जो पुराना 2017 में रिलीज हुआ था, आई थिंक उस टाइम चर्चा में था, बट एग्जाम में नहीं आया था 2017-18 में। लेकिन न्यू पीसीएफ फ्रेमवर्क इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव रहेगा। तो ठीक है, इसके अंदर कुछ बातें मेंशन करी गई है। वैसे तो आपको आरबीआई वेबसाइट से ही कवर करके जाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ें इन्होंने बेसिकली कवर करी है जो कि एग्जाम में आ सकती है। तो वो देख लेते हैं इसके अंदर क्या पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेगा इन्होंने बोला कि आरबीआई ने जो रिवाइज टर्म्स मेंशन किए हैं, पीसीए फ्रेमवर्क को रिवाइज किया, उसके अंदर जो स्ट्रेस्ड बैंक्स हैं उनको अपना क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर रोक लग सकती है ना, एक्सपांड नहीं कर सकते वो फर्दर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिटेल में दिया गया है, ठीक है। लेकिन यही बोला कि जो बैंक है उसको आप एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को अगर रेस्ट्रिक्ट कर, लेकिन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जो हाई क्वालिटी लिक्विड इन्वेस्टमेंट है वो तो कंटिन्यू वो तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने वही बोला कि एग्जिस्टिंग में क्या प्रोविजन है, कि बेसिकली एग्जिस्टिंग के अंदर ये इन्होंने कंपेयर किया कि अभी फिलहाल वाला जो है उसके अंदर तो एक सर्टन कैटेगरी जो बोरोवर है उनको ही ग्रेड है उनको ही मना कर सकता है बेसिकली क्रेडिट एक्सपांशन के लिए। उसके अलावा जो अनसेक्योर्ड बोरोवर्स है उनको नहीं देंगे, ऐसा लोन ना दे, ऐसा कह सकता है। लेकिन जो प्रोहिबिट नहीं करता कि क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक्सपांड करने से। अब बात करें तो भाई जो पीसीए फ्रेमवर्क है किन चीज़ों के ऊपर किन को मॉनिटर करेगा, अभी कैपिटल, एसेट क्वालिटी और लेवरेज,
तीन चीज़ों को मॉनिटर करने वाला है नया फ्रेमवर्क, कैपिटल, एसेट क्वालिटी और लेवरेज। ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हो कैपिटल में जाके वहाँ पे टीयर 1 कैपिटल कितना है वो सब आप देख लेना डिटेल में फ्रेमवर्क के, और एसेट क्वालिटी बेसिकली एनपीए, जीएनपीए सब जो चीज़ें हैं, और लेवरेज वगैरह आप देख सकते हैं डिटेल में। 3 पिलर्स है जिसके ऊपर ये मॉनिटर किए जाएंगे परफॉर्मेंस। और किसी भी बेसिकली रिस्क थ्रेशोल्ड, किसी भी बेसिकली एनी रिस्क थ्रेशोल्ड में रिजल्ट इन इनवोकेशन ऑफ पीसीए। 3 रिस्क थ्रेशोल्ड दिया, रिस्क 1 2 3, वहाँ पे आप सर्कुलर में देख सकते हैं। एग्जिट फ्रॉम पीसीए का भी दिया है, अगर कि बेसिकली अगर 4 क्वार्टर के अंदर अगर आपका रिस्क थ्रेशोल्ड ब्रीच जो है ब्रीच नहीं हुआ तो फिर ये कंसिडर किया जाएगा पीसीए से बाहर लेने वाला जो काम है। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो उसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बातें करी गई है कि ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है इसके तहत अमलगेशन और रिकंस्ट्रक्शन एक इस पे एक एक्शन होता है। तो उसके तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 45 इसके अंदर मेंशन किया है, तो पता रहने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेक्शन 45 आरबीआई को बेसिकली अलाउ करता है कोई भी रिकंस्ट्रक्शन एमलगेट ए बैंक विथ और विदाउट इम्प्लीमेंटिंग मोरेटोरियम विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो बैंकों का अमलगेशन है और रिकंस्ट्रक्शन है वो ले सकता है आरबीआई विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल तो होता ही होता है मोस्ट ऑफ द चीज़ों में। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में नए फ्रेमवर्क में मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी एक्शंस हैं, उनके तहत आरबीआई में आल्सो इम्पोज एक्शंस रेस्ट्रिक्शंस, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कर सकता है आरबीआई, जो कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस के अलावा छोड़ के, जो कि बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। तो जो पीसीए फ्रेमवर्क है उसकी जो की बात है वो अपन ने देखा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अगले आइटम्स पे चलते हैं, और आप काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, थोड़ा क्विकली फिनिश कर लेते हैं बाकी, लेकिन दोनों चीज़ आप कवर करना चाहिए। टीसीएस ने ज्वाइन किया जगुआर रेसिंग एज टाइटल पार्टनर। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो ये अच्छा एक आर्टिकल है नाबार्ड वाली जनता के लिए रेनफेड फार्मिंग के बारे में। तो रेनफेड फार्मिंग का यहाँ पे डेटा दिया गया है, आप देख सकते हो। रेनफेड फार्मिंग का बोले तो देखो टोटल हमारा जोग्राफिकल एरिया 329 मिलियन हेक्टेयर्स है, उसमें से 140 मिलियन हेक्टेयर नेट सोन एरिया है, उसके अंदर से 70 मिलियन हेक्टेयर एरिया रेनफेड है, यानी कि हम कह सकते हैं 50 के आसपास % हमारा एरिया रेनफेड है। तो इम्पोर्टेंट डेटा है, आपको पता रहना चाहिए। रेनफेड फार्मिंग तो डायरेक्टली टॉपिक सिलेबस में भी है। उसके अलावा हाउस होल्ड डेट्स फेयर्स आर एग्जीक्यूटेड, काफ़ी अच्छा आर्टिकल आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो रिसेंटली फिनो पेमेंट बैंक ने आईपीओ इश्यू किया था, और बीएससी और एचडीएफसी बैंक ने एसएमईज को लिस्टिंग के लिए टाइप किया है ताकि क्विकली लिस्टिंग हो सके एसएमईज की, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस की। उसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये देखो, इसमें जो है इलीगल एचटीबीटी कोटा ना उसके अराउंड यहाँ पे बातें हो रही है कि महाराष्ट्र में बोल रहे हैं कि स्टेट्स अपनी जो रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ संगठन लिखा है एंटीजीएम बॉडीज़ ने कि इसको आप रोक लगाइए, काफ़ी खतरनाक हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए सब चीज़ें। तो अभी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है उनकी चेयरमैन उमा देवी जी, उनका नाम मेंशन किया है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए। ये इलीगल बीटी कोटन ये सब चलते रहते हैं। तो आई थिंक लास्ट में आपको पता ही होगा COP 26 चल रहा है, तो उसके अराउंड का ये पिक्चर है। और जो रिसेंटली जो इंडिया ने NDCs रिवाइज किए हैं उनके अराउंड बातें हो रखी है। तो आई थिंक अब वीडियो एंड करते हैं, अपन ने कवर कर लिया जो काम की चीज़ थी अपना हिंदू बिजनेस लाइन का। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करते रहो।